दोस्तों, जब हिस्ट्री की बड़ी और ताकतवर सल्तनतों और तहजीबों की बात हो रही हो और उनमें कदीम मिस्र का जिक्र न आए, ये हो ही नहीं सकता। कदीम मिस्र का शुमार दुनिया की पहली तहजीबों में होता है। इसकी शुरुआत वादी नील की जरखेज जमीन पर 3150 कबल मसीह के दौरान हुई, जबकि 1550 से 1070 कबल मसीह के दौरान यह सल्तनत अपनी ताकत के उरूज पर थी। तारीख पर तहकीकात करने वाले माहिरीन कदीम मिस्र को 6 अदवार में तकसीम करते हैं, जिसका आगाज मिस्र के इत्तेहाद के बाद इब्तदाई सल्तनत से होता है। मिस्र की इब्तदाई सल्तनत का दौरानिया एक अंदाजे के मुताबिक 3100 कबल मसीह से शुरू होता है। इस दौर में सल्तनत मिस्र पर पहले, दूसरे और तीसरे शाही खानदान ने हुकूमत की और ये सल्तनत मिस्र के इत्तेहाद से लेकर 2686 कबल मसीह तक कायम रही। दोस्तों, कदीम मिस्र की इब्तदाई सल्तनत ने शुरू में तीनीस से अपनी हुकूमत का आगाज किया। उसके बाद दारुल हुकूमत तीनीस से मेम्फिस मुंतकिल कर दिया गया। मिस्र के बादशाहों यानी फिरौनों पर हुकूमत का भूत कुछ इस तरह से सवार था कि वो खुद को गॉड किंग बुलवाना पसंद करते थे, जबकि कदीम शहर एबिदोस अहले मिस्र के लिए मुकद्दस सरजमीन की हैसियत रखता था। इब्तदाई दौरे सल्तनत में अहले मिस्र ने फन तामीर और आर्ट के जरिए अपनी खसूसियात का खूब इजहार किया और साथ में कदीम मिस्री मजहब के बहुत से पहलुओं को उजागर किया। यहाँ तक कि इब्तदाई सल्तनत के फिरौनों ने दुनिया में इब्तदाई मरकजी हुकूमत कायम की। दोस्तों, मिस्री तहजीब का दूसरा दौर 2686 कबल मसीह से शुरू होता है, जिसे तारीखदान पुरानी सल्तनत का नाम देते हैं। ये दौर 2686 कबल मसीह से 2181 कबल मसीह तक कायम रहा। इस दौर को एहराम मिस्र का दौर या एहराम तामीर करने वालों का दौर भी कहा जाता है, जबकि इस सल्तनत का बानी चौथे शाही खानदान का फिरौन सनफेरो था और इसी फिरौन के दौर में पहला एहराम मिस्र बना, जिसे चौथे खानदान के फिरौनों खुफू, खफरी और फिर मेनकावर ने अपने दौरे हुकूमत में वक्फे वक्फे से बनवाया। उस दौर की शाहकार तामीरात में से कुछ आज भी अपने आधे अधूरे वजूद के साथ खड़ी हैं, जिनमें सकारा का जोसरका का एहराम भी शामिल है। ताहम कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पुरानी सल्तनत के दौरान जो एहराम बनाए गए थे 5वें खानदान के दौरे हुकूमत में जवाल पजीर हो गए और कदीम मिस्र की सबसे कदीम रस्मी इबारत इसी खानदान के दौर में पहली बार शाये हुई। दोस्तों, कदीम मिस्र का तीसरा दौर 2050 कबल मसीह से शुरू होता है, जो 1700 कबल मसीह तक जारी रहा। इस दौर को दरमियानी सल्तनत या पहला इंटरमीडिएट पीरियड भी कहा जाता है, जबकि तारीख इस दौरे सल्तनत को दोबारा इत्तेहाद की मुद्दत से भी याद करती है। यह सल्तनत मशरकी मिस्र में 11वें खानदान के बादशाह मिंतुओपित दोयम के दौर में मिस्र के इत्तेहाद से लेकर 12वें खानदान के इख्तिताम तक फैली हुई थी। इस दौरे सल्तनत में 11वें खानदान ने थीबीस से हुकूमत की, जबकि 12वें खानदान ने इलिश को अपना दारुल हुकूमत बनाया। दोस्तों, दरमियानी सल्तनत में 12वें खानदान के बादशाहों को ज्यादा ताकतवर समझा जाता है, क्योंकि इस खानदान के फिरौन सेनुसरत सोयम और अमीन महद सोयम के दौर में दरमियानी सल्तनत अपने उरूज को पहुंची थी। सेनुसरत सोयम 12वें खानदान का एक बहुत बड़ा फिरौन था और उसको दरमियानी सल्तनत का सबसे ताकतवर फिरौन समझा जाता था। ताहम अमीन महद सोयम के दौर को दरमियानी सल्तनत का माशी हिसाब से खुशहाल दौर समझा जाता है। मिस्र की नई सल्तनत का आगाज 1550 कबल मसीह से हुआ, जब आमूस अव्वल ने आयकोस को शिकस्त देकर मिस्र को दोबारा मुत्तहद किया और बादशाह बना। इस नई सल्तनत के फिरौनों ने अपनी सरहदें महफूज करके अपने पड़ोसियों के साथ सिफारती ताल्लुकात को मुस्तहकम किया और गैर मामूली खुशहाली का दौर कायम किया। और तूतमोसिस अव्वल और उसके पोते के तहत चलाई जाने वाली फौजी मुहिमों ने फिरौनों के असर व रसूख और नई सल्तनत को सबसे बड़ी सल्तनत बना के उबारा। तूतमोसिस सोयम ने अपने दौरे हुकूमत में 350 शहरों पर कब्जा किया और फरात से नोबिया तक मशरक का बेशतर हिस्सा फतेह किया, जबकि आमूनओतब सोयम के दौर में मिस्र गैर मामूली खुशहाली और फनकाराना शान शौकत के दौर में दाखिल हुआ और अपनी फनी और बैनुल अक़वामी ताकत के उरूज पर पहुंचा, जबकि माहिरीन तारीख के मुताबिक ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर था। आमूनओतब सोयम के बाद जब उसका बेटा आमूनओतब चारम तख्त नशीन हुआ तो उसका हुकूमत करने का अंदाज कुछ अलग था। तारीख के मुताबिक वो अपना पुराना मजहब छोड़कर नए मजहब पर आ गया और यकता परस्त हो गया और अपना नाम आमूनओतब से बदलकर अखनातून रख लिया। वो इस मजहब को आतून का मजहब कहता था। उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि पूरे मिस्र में दूसरे देवताओं की इबादत पर पाबंदी लगा दी और सभी पुजारियों और दूसरे नाफरमानों को कैद कर लिया। उसके बाद दारुल हुकूमत को नए शहर अख्तन मुंतकिल करते हुए वो खारजा अमूर की तरफ मुतवज्जा हो गया और अपने आप को नए मजहब और फनकाराना अंदाज में जज़ब कर लिया। लेकिन उसकी मौत के बाद जल्दी ही आतून के मजहब को तर्क कर दिया गया और उसके बाद आने वाले फिरौनों ने अखनातून के नए मजहब के तमाम जिक्र को मिटा दिया। तारीखदान नई सल्तनत के इस दौर को अमरना दौर का नाम भी देते हैं। फिर जब 19वें खानदान का तीसरा फिरौन रामीसेस दोयम बरसर इक़्तिदार आया तो उसने कदीम मिस्री मजहब को फरोग देने के लिए मजीद मंदिर तामीर करवाए और ज्यादा से ज्यादा मुजस्मे बनवाए और दूसरे तामीराती मंसूबों के साथ एक शहर पाई रामीसेस भी तामीर करवाया जो रोम के जितना बड़ा था और उसकी आबादी 1,60,000 से 3 लाख थी। यही वो फिरौन था जिसने बच्चों को कत्ल करवाया और इसी फिरौन के घर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई।
रमीसेस दोयम ने अपने दौरे हुकूमत में हेतियों के खिलाफ कादेश जैसी खूनरेज जंगें लड़कर एथोपिया और शाम को फतेह कर लिया। फिर ये जंगें एक पुरअमन मुआहदे पर खत्म हुई, लेकिन मिस्र की दौलत ने हेतियों और खासकर लेबिया और समुद्री लोगों के दिलों में लालच पैदा कर दिया। इस तरह उन्होंने फिर से रमीसेस दोयम के दौर में मिस्र पर हमला कर दिया। पहले तो मिस्री फौज इन हमलों को नाकाम करने में कामयाब रही, लेकिन आखिरकार उन्होंने शाम और फलस्तीन पर कंट्रोल खो दिया। फिर जब बैरूनी खतरात के असरात बदअनवानी, मकबरा डकैती और शहरी बदआमनी जैसे मसाइल से बढ़ गए तो थेबीस में आमून के महबत के कायनों ने जमीन और दौलत के वसी खतीरों को जमा किया और तीसरे इंटरमीडिएट पीरियड के दौरान उनकी पूरी जमात मुल्क में अलग हो गई। दोस्तों, कदीम मिस्र का तीसरा इंटरमीडिएट दौर 1070 कबीले मसीह में रमीसेस 11 की वफात के बाद शुरू हुआ। इस दौर का आगाज 21वें खानदान की हुकूमत से हुआ। इसका पहला हुक्मरान सेमिडियस था, जिसने ज़ेरी मिस्र में हुकूमत की, जबकि 21वें खानदान के सबसे ताकतवर फिरौन स्यूसनेस अव्वल और सेमन थे, जिन्होंने इस खानदान के दूसरे फिरौनों के मुकाबले में बड़े पैमाने पर तामीरात की। 21वें खानदान के फिरौनों ने रमीसेस के तमाम पुराने मंदिरों, मुजस्मों और दूसरी तामीरात को पी रमीसेस से नए दारुल हुकूमत तीनीस पहुंचाया और सबसे बड़ी 200 टन वजन वाली ओबेलिस्क और मुजस्मे को एक टुकड़े में मुंतकिल किया गया, जबकि बड़ी इमारतों को मुनक्सम करके उनको भी तीनीस में लाकर जोड़ दिया गया। दोस्तों, इसके बाद भी मिस्र का मुतहद होना और बिखरना जारी रहा। फिर तकरीबन 943 कबीले मसीह में ये मुल्क शोशंग अव्वल के जरिए कायम करदा 22वें खानदान के दौर में फिर से मुतहद हुआ, जो मिशवेश तारकीन वतन से ताल्लुक रखते थे। ये असल में कदीम लीबिया से थे। मिस्र को यकजा करने के बाद बादशाह शोशंग अव्वल ने लेवानित में मुहिम शुरू की। इससे 1 सदी से ज्यादा अरसे तक मुल्क में इस्तेकाम आया, जिसने मिस्र को एक बार फिर से सुपर पावर बना दिया। लेकिन आसुरकोन दोयम के इक्तदार के बाद मुल्क 818 कबीले मसीह में 2 रियासतों में तकसीम हो गया, जिनमें 22वें खानदान के शोशंग सोयम ने ज़ेरी मिस्र पर कंट्रोल किया, जबकि टेक्लोट दोयम और उसके बेटे आसुरकोन सोयम ने मशरकी और बालाई मिस्र पर हुकूमत की। दोस्तों, मिस्र के आखिरी दौर की बुनियाद 26वें खानदान के सेमिटिक अव्वल ने रखी, लेकिन इस खानदान ने बहुत थोड़े अरसे के लिए मिस्र पर हुकूमत की। यहाँ तक कि 525 कबीले मसीह में फारसियों ने कैम्बिसेस दोयम को शिकस्त देकर मिस्र फतेह कर लिया। तमाम फारसियों की इस फतेह के बाद भी मिस्र की बागी टुकड़ियों की अखामंशी सल्तनत के खिलाफ झड़पें जारी रही, जो 404 कबीले मसीह में फिरौन अमरीताइस की क़यादत में लड़ी जाने वाली जंग में मिस्रियों की आज़ादी पर खत्म हुई और अमरीताइस ने 28वें खानदान की हुकूमत कायम की। लेकिन 351 कबीले मसीह में फिर से फारसियों ने मिस्र पर हमला कर दिया और एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, जिसमें 30वें खानदान के नसर तानीबू दोयम ने यूनानी जर्नलों ड्यूफांतुस और लिम्यूस की सरबराही में किराए के फौजियों की मदद से उर्दुशेर सोयम की फौज को जबरदस्त शिकस्त दी। लेकिन 343 कबीले मसीह में उर्दुशेर सोयम ने एक बहुत बड़ी फौज लेकर फिर से मिस्र पर चढ़ाई कर दी और इस बार वो मिस्र पर कब्जा करने में कामयाब हो गया और 10 सालों तक मिस्र में खूब लूट मार करने के बाद मिस्र अपने खास आदमियों के हवाले करके वो ईरान वापस हो गया। लेकिन कदीम मिस्र के आखिरी दौर का इख्तिताम उस वक्त हुआ जब सिकंदर आजम ने 332 कबीले मसीह में बगैर जंग के मिस्र को फारसियों से ले लिया।